वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक ऑन द न्यूक्लिक एसिड्स, जैसा कि हम लास्ट के लेक्चर से करते आए हैं। और इस लेक्चर में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने को मिलेगी, कैसे जो हमने मोनोमेरिक यूनिट्स पढ़ी कैसे वो अब एक साथ असेंबल होकर हमको डीएनए या फिर आरएनए का स्ट्रक्चर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनेगी वो देखेंगे। देखो, पॉली का मतलब बहुत सारे, न्यूक्लियोटाइड का मतलब न्यूक्लियोटाइड यूनिट असेंबल होने वाली है। क्या बनाएंगी, चेन का स्ट्रक्चर बनाएंगी, वही हम देखेंगे कैसे बनाएंगी। ठीक है, तो सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स हैं बोथ आरएनए और डीएनए की न्यूक्लियोटाइड चेन। न्यूक्लियोटाइड्स अटैच रहते हैं उसमें थ्रू दी फॉस्फेट ग्रुप, हमने देखा था, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इट इज नॉट न्यूक्लियोसाइड, इट इज न्यूक्लियोटाइड। अब जो बात आपको ध्यान में रखनी है यहाँ से, वैसे तो हर एक लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ ध्यान में ही रखना है, तभी आप आगे का लेक्चर कंटिन्यू कर पाओगे, है ना। तो जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो हमारा अटैचमेंट होता है वो होता है 3-OH ग्रुप, जो हमारा शुगर बैकबोन में प्रेजेंट है, शुगर की मोइटी में प्रेजेंट है, along with the 5' ग्रुप दैट इज प्रेजेंट ऑन दैट पर्टिकुलर शुगर। ठीक, ये होता है अटैचमेंट। और इसी के साथ साथ हम देखने वाले हैं क्या, कैसे इन दोनों के अटैचमेंट से बनेगा हमारा फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। उससे पहले आपको पढ़नी पड़ेगी उसकी ओरिएंटेशन, किस अरेंजमेंट में, किस ओरिएंटेशन में हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन अरेंज रहती है। वो होती है फ्रॉम दी 5' to 3' डायरेक्शन। अगर अभी समझ में नहीं आया तो वेट फॉर जस्ट फ्यू मिनट्स व्हेन आई प्रोवाइड यू विद द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कैसे 5' to 3' डायरेक्शन में ओरिएंटेशन होता है। लेकिन उससे पहले आपको यही ध्यान रखना है, 5' पे फॉस्फेट ग्रुप, 3' पे OH ग्रुप। एक्चुअली में ये जो 5' या 5' और 3' जो हमारे कार्बन नंबर हैं, कार्बन आइटम्स हैं, वो इस ओरिएंटेशन में ये 5' पोजीशन पर फ्री रहता है फॉस्फेट ग्रुप, 3' पोजीशन पर हमारा OH ग्रुप फ्री रहता है, इसीलिए हम इसको 5' to 3' ओरिएंटेशन बोलते हैं। चलो, अब विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम जल्दी से मैं आपके लिए सस्पेंस खोल ही देती हूँ। मेरे साथ साथ में फिर से स्ट्रक्चर बनाना जिससे आसान लगे। अगर डायरेक्टली स्किप करके देखोगे मैंने क्या बनाया, कुछ समझ में नहीं आएगा कौन सा बॉन्ड कैसे कनेक्ट किया है। ठीक है, एडवाइस फॉलो कीजिए, क्योंकि नहीं करेंगे तो लॉस अल्टीमेटली आपका ही है। मैं तो आपके लिए यहाँ बोर्ड पर स्ट्रक्चर्स बना ही रही हूँ। डू मेक द स्ट्रक्चर्स विद मी ऑन द बोर्ड, फॉर दैट आई हैव टू जस्ट रब दिस पर्टिकुलर पोर्शन सो दैट यू मे नॉट गेट कंफ्यूज कि कैसे बनाना है, क्या बनाया है। मेरे साथ साथ बनाओ। अच्छा, एक और बात, बेस जो हमने बोला था लास्ट क्लास में, अपनी जो शॉर्ट फॉर्म्स यूज करी थी, A फॉर एडेनिन, T फॉर थायमिन, C फॉर साइटोसिन एंड G फॉर गुआनाइन, वो ही यूज करने वाली हूँ मैं। डीएनए का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, यूरासिल नहीं आएगा तो यू हम नहीं यूज करेंगे यहाँ पर। अगर आप आरएनए का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जस्ट यू हैव टू ऐड सर्टेन थिंग्स और वो उससे वो आरएनए का स्ट्रक्चर बनेगा। मैं अभी फिलहाल डीएनए का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, तो डू ड्रॉ विद मी। देखो, ये हमारी थी शुगर की बैकबोन। ठीक, आराम से बनाऊंगी आपको समझाते हुए। हमारा जो बेस होता है यहाँ पर होगा H, और हमारा जो बेस होता है नाइट्रोजनस बेस, वो यहाँ पर अटैच रहता है। ठीक है, मैं आप शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, एडेनिन का पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब क्योंकि ये डीएनए है तो 2' पोजीशन पर भी H प्रेजेंट होगा, OH प्रेजेंट नहीं होगा। पहले मैं शुगर का स्ट्रक्चर बना देती हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगी कैसे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा शुगर का स्ट्रक्चर। लेट मी राइट डाउन दी कार्बन एटम्स ऑल्सो, नंबरिंग 1', इट इज 2', 3', 4' और ये हो गया हमारा 5'। ये हुआ हमारा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। अब आपको बनाना है चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन। इसको भी मुझे रब ही करना पड़ेगा, देन ओनली आई कैन ड्रॉ, आई कैन शो यू हाउ टू ड्रॉ। आप इस 5' पोजीशन से ये O हटाइए,
यहाँ से भी ये H हटाइए, ठीक है, तभी हमारा वाटर का मॉलिक्यूल निकल के, हमने देखा था वाटर का मॉलिक्यूल निकल के ही हमारा चाहे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो चाहे पेप्टाइड बॉन्ड हो फॉर्म हो रहा था। सिमिलर केस यहाँ पर भी होगा। अब कैसे बनाना है वो आपको देखना है। देखो यहाँ पर O से आपको फॉस्फेट ग्रुप अटैच करना है। कैसे करेंगे? ऐसे, ये हो गया हमारा फ्री 5' एंड, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप है। अब आपको कैसे 3' पे अटैच करना है? मैंने बोला 3' से 5' का अटैचमेंट होता है, मतलब इस वाले कार्बन से हमारा नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड चेन ऐड होगा। कैसे होगा? फॉस्फेट ग्रुप से ही होगा, ठीक है। ये हो गया O, अगेन CH2 ग्रुप, और ये CH2 ग्रुप हमारा इससे कनेक्ट है। यहाँ पर हो गया H। अब मान लो यहाँ पर बेस आपका C प्रेजेंट है, साइटोसिन प्रेजेंट है, अगेन H H H O H, अगेन यहाँ से अटैचमेंट होगा हमारा फॉस्फेट ग्रुप का P डबल बॉन्ड O O माइनस एंड अगेन O, और ये इस तरीके से हमारी जो चेन है वो बढ़ती जाएगी। बोर्ड पर जगह नहीं है इसीलिए मैं इसको 3' एंड की तरह मार्क कर रही हूँ, लेकिन सिमिलरली इसकी तरह पर ये जो हमारा बॉन्ड हमने ये बनाया है, इस बॉन्ड की तरह सिमिलर अटैचमेंट यहाँ पर होगा। शुगर के बेस पर हमारा जो शुगर की जो बैकबोन है उस पर जो हमारा बेस है वो चेंज हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर आपको फिर से नंबरिंग में प्रॉब्लम है तो एक बार इस वाले कार्बन शुगर की बैकबोन में मैं फिर से नंबरिंग कर देती हूँ, 1', 2', 3', 4' एंड 5'. So this particular end, it has the free OH group, that is why it is known as the 3' end of the polynucleotide chain. Orientation goes in this particular way, that is from 5' to 3' orientation. That is how the phosphodiester, ये है हमारा वही phosphodiester लिंकेज जिसके थ्रू हमारे दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कनेक्ट होते हैं। बेसिस यहाँ पर कोई से भी हो सकते हैं, मैंने सिर्फ जनरलाइज तरीके से आपको शो करने के लिए A और C लिए हैं। आप आपकी मर्जी से कोई भी प्यूरिनो पिरिमिडीन यहाँ पर फिट कर सकते हैं। आई हैव जस्ट मेक अ जनरलाइज स्ट्रक्चर टू शो हाउ द जॉइनिंग गोज ऑन। ये ऐसे ही आगे और चलेगी, अगर आगे और चलेगी तो ये 3' एंड नहीं होगा, तो इसमें और आगे की चेन्स हमारी ऐड होती जाएंगी न्यूक्लियोटाइड यूनिट। तो दैट इज हाउ दिस पर्टिकुलर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज मेड इन ऑर्डर टू मेक अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। आई होप कि आसान लगा होगा उन बच्चों को जिन्होंने मेरे साथ साथ में ये बनाया होगा, ठीक है। अब इसी स्ट्रक्चर से आपको मैं बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ, जैसे कि क्या ये 5' to 3' ओरिएंटेशन रख कर देती हूँ। देखो क्या क्या देखा हमने यहाँ पर, हमारा जो शुगर है और जो फॉस्फेट ग्रुप है उसने क्या बनाया, हमारा न्यूक्लिक एसिड का बैकबोन बनाया, ठीक है। ये शुगर और फॉस्फेट ग्रुप जो होते हैं हाइड्रोफिलिक नेचर के हैं, ठीक है, क्योंकि आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बना सकते हैं ये, और बनाते भी हैं। हाइड्रोफिलिक नेचर के हैं इसलिए बाहर की तरफ एक्सपोज होते हैं एनवायरनमेंट में। हमें पता है हमारा सेल का एनवायरनमेंट हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, ठीक है। तो उस हाइड्रोफिलिक नेचर की वजह से ये बाहर की तरफ एक्सपोज हैं, जबकि हमारे ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो हाइड्रोफोबिक हैं, जिस वजह से हाइड्रोफोबिक कोर बनाते हैं, इनसाइड की तरफ ओरिएंट होते हैं। जब हेलिक्स बनाएगा, अभी हम देखेंगे कैसे ये जो फॉस्फोडाइएस्टर बैकबोन है वो कैसे हेलिक्स बनाती है, बिकॉज यू ऑल नो दैट डीएनए एग्जिस्ट इन दी हेलिकल फॉर्म, नॉट इन द स्ट्रेट फॉर्म, ठीक है। तो जो बेसिस हैं वो अंदर की तरफ स्टैक होते हैं, और उसको आप ऐसे लिखेंगे, बेसिस दे आर स्टैक्ड इनसाइड, बाय बिकॉज ऑफ देयर हाइड्रोफोबिक नेचर। यहीं पर बेस क्लियर कर लीजिए। अगेन एंड अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू दिस वेरी थिंग, अदरवाइज यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी विद मी इन डीलिंग विद दी सबसीक्वेंट सेशंस। दैट इज व्हाई आई एम जस्ट गोइंग वेरी स्लो कि आपको बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। और मैंने आपको क्या बताया, हमारा जो डीएनए या फिर आरएनए है वो हेलिक्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, राइट। दिस हेलिक्स runs in the
पैरेलल ओरिएंटेशन, दैट मीन्स, चलो अब मुझे ये स्ट्रक्चर रब करना पड़ेगा बिकॉज आई एम नॉट फाइंडिंग द स्पेस टू राइट ऑन द बोर्ड. आई होप दैट दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज वेरी क्लियर टू यू. इफ नॉट, यू हैव द कमेंट सेक्शन अवेलेबल एंड आई डू रिप्लाई व्हेनेवर आई सी. एक दिन भी नहीं लगता मेरे को आपके कमेंट्स पर रिप्लाई करने में, तो उस पर कमेंट करके पूछ लिया करिए जो भी डाउट्स हैं आपके, ठीक है. अगर अभी तक, सबसे पहले तो उसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना. आपके पास नोटिफिकेशन आएंगे ना, मेरे पास आएंगे, तो इससे अच्छा है पहले सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने भी नहीं किया, और उसके बाद आपके डाउट्स पूछना स्टार्ट कर दीजिए. अब हमने क्या देखा, डीएनए और आरएनए हमारा जो है हेलिक्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है. इस हेलिक्स की जो ओरिएंटेशन है वो एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन होती है. एंटी पैरेलल का मतलब है, मान लीजिए ये एक स्ट्रैंड है, ये जा रहा है 5' to 3' डायरेक्शन में, तो इसके साथ में जो दूसरा स्ट्रैंड बनेगा ये, ठीक है, ये किस डायरेक्शन में जाएगा, 3' to 5' ओरिएंटेशन. दैट इज हाउ व्हाट इट मीन्स कि एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन क्या होती है. वन स्ट्रैंड गोज फ्रॉम 5' to 3' डायरेक्शन, अनदर वन विल गो फ्रॉम 3' to 5', या फिर नीचे से भी आप एज्यूम कर सकते हो. दिस इज द मीनिंग ऑफ द एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन. नाउ यू हैव अंडरस्टूड दैट द शुगर एंड द फॉस्फेट ग्रुप्स आर ऑन द आउटर साइड, बेसेस आर रिमेन इनसाइड स्टैग्ड, एंड these bases in turn form the hydrogen bonds within them, and that too with the complementary base pairing. ये बहुत important है, आपको ध्यान रखना complementary base pairing, because this complementary base pairing जिन्होंने प्रपोज करी थी, जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था प्रपोज करके, वॉटसन एंड क्रिक, टू वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट्स who have made a revolutionary change in this particular thing, ठीक है. नाम लिख लीजिए, वॉटसन एंड क्रिक. इन दोनों ने जब हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए दिया था तब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के बेसिस पर ही डीएनए का जो स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर है उसको प्रपोज किया था. और ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कैसे होती है, देखो ये भी ध्यान रखना है, एडेनिन हमेशा ही थायमीन के साथ बेस पेयर करेगा, गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ बेस पेयर करेगा, और ये जो इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ लाइंस बनाई हैं, दीज आर दी नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड दैट फॉर्म. एडेनिन थायमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, वाइस वर्सा भी हो सकता है. ऐसे ही गुआनिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, वाइस वर्सा भी हो सकता है. अगर आरएनए का केस हुआ तो टी की जगह यू हो जाएगा, दैट्स इट. बट बेस पेयरिंग यही रहेगी हमेशा. ए कभी भी जी के साथ नहीं बना सकता, ऐसे ही ए सी के साथ नहीं बना सकता, कोई और फर्दर कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, यही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. ये तो हो गई हाइड्रोजन बॉन्ड की बात. इसके अलावा इस डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल को जो वॉटसन और क्रिक ने दिया था उसको स्टेबलाइज करने के लिए एक और फोर्स एक्ट होता है. वो फोर्स कौन सा है, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन. इन्हीं 2 फोर्सेस के बेसिस पर मेनली हमारा जो डीएनए का डबल हेलिक्स है वो स्टेबलाइज्ड होगा. आपको ये बात भी ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है. अब वॉटसन और क्रिक ने जो डीएनए का मॉडल दिया था, वैसे तो डिटेल में भी आएगा आपको मॉडल डिस्कस करना, क्या मॉडल था, कैसे बनता है पूरा डीएनए. जितना आसान यहाँ पर बोर्ड पे दिख रहा है सिर्फ उससे नहीं बनता डीएनए. डीएनए को इस मॉडल को बनाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों की मदद लगती है. वो कैसे होता है वो आप पढ़ेंगे जब आप डिटेल में डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब. अभी हम ब्रॉड लेवल पर अपने न्यूक्लिक एसिड्स डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर उसकी मैं बात करूं तो जो वॉटसन और क्रिक ने हमारा मॉडल दिया था वो कैसा मॉडल था, वो एक फॉर्म थी डीएनए की जिसको बोला गया बी फॉर्म ऑफ डीएनए. मोस्ट स्टेबल फॉर्म है डीएनए की बी फॉर्म ऑफ डीएनए. इसमें 10.5 बेस पेयर्स पर टर्न. ये बीपी ब्लड प्रेशर नहीं है, चलो मैं एक बार पूरा लिख ही देती हूँ. इट इज द बेस पेयर्स पर टर्न.
ये होता है हमारा बी फॉर्म ऑफ डीएनए में। ये अभी के लिए ऐसे ही याद कर लीजिए, जब आपको फर्दर डिस्कशन मिलेंगे डीएनए के ऊपर तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तब डीएनए के ग्रुप्स हैं, हेलिक्स, दो बेस पेयर्स के बीच में कितना डिफरेंस होता है, कितने नंबर ऑफ हेलिसेस, कितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स सॉरी एक हेलिक्स में रहते हैं, उसकी क्या डिस्टेंस होती है, सब आप मेजर्ड फॉर्म में पढ़ेंगे विद द स्टैटिस्टिकल डेटा। ठीक है, तो बी फॉर्म ऑफ डीएनए में 10.5 बेस पेयर्स पर टर्न है। इसके अलावा दो और फॉर्म्स डीएनए के एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन से, ए फॉर्म और जी फॉर्म। ठीक है, ए फॉर्म राइट हैंडेड हेलिक्स है, जी फॉर्म लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है, थोड़े कम स्टेबल होते हैं। ए फॉर्म में हमारे 11 बेस पेयर्स पर टर्न रहते हैं और जी फॉर्म में हमारे 12 बेस पेयर्स पर टर्न रहते हैं। यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बस ऐसे ही ध्यान रख लो, डिटेलिंग्स आप लोग पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक, समझ में आया इतना डीएनए का पोर्शन। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी बातें डीएनए में होती हैं, जैसे कि अभी हमने हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखा था, वो मैंने रब कर दिया। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को लेकर कुछ और छोटी बातें देखो, अगर यहाँ पर ही मैं यहाँ पर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बना के दिखाऊं और फिर उसके बारे में कुछ और बातें बताऊं, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कहीं है हमारा ए, यहीं पर है इसके सामने टी, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे सेम प्लेन में बनेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ये आपस में, 2। यहाँ पर है मान लो जी, यहाँ पर है मान लीजिए सी, ये बनाएगा 3 बेसेस, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो मेल्ट भी हो जाते हैं हीट देने पर। ठीक, इसका मतलब जब आप हीट देना शुरू करेंगे अपने डीएनए को तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन या फिर मेल्टिंग। ठीक है, हीट की वजह से हो रही है ये डीनेचुरेशन। इस हीट के अलावा एसिड्स और एल्कलीज भी इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। वो टेम्परेचर जिस पे हाफ ऑफ द डीएनए हेलिक्स या हाफ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड या हाफ ऑफ द डीएनए becomes denatured is known as the melting point of DNA and that is denoted by this Tm। ऐसे लिखोगे, m नीचे की तरफ है, ठीक, पूरा नहीं लिखे, ऐसे लिखेंगे हम। क्या हुआ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए, द टेम्परेचर एट विच हाफ ऑफ द डीएनए बिकम्स डीनेचर, दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज द Tm। अब जब इस पर्टिकुलर हीट को आप कम कर देंगे तो वापस से डीएनए रीएसोसिएट हो जाता है। ये बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है, इसी कैपेबिलिटी का यूज करके डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन होता है। कैसे होता है वो भी आप देखेंगे एक कंप्लीट लेक्चर में। ठीक, तो इस मेल्टिंग पॉइंट का या फिर जब आप इस हीट को हटा देंगे तब डीएनए वापस से रीएसोसिएट करने लगेगा और उस रीएसोसिएशन को या फिर उस रीनेचुरेशन को हम क्या बोलते हैं, अनीलिंग ऑफ डीएनए। ये सारी जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है ना, इनको आपके माइंड में रख लीजिए, बिकॉज when we will talk about the transcription, translation processes, replication process, यही सारी टर्मिनोलॉजीज आने वाली हैं आपके लिए पढ़ने में। वहाँ पर शायद मैं आपको डिटेलिंग नहीं बताऊंगी क्योंकि आई हैव मेड यू क्लियर हेयर इटसेल्फ व्हाट एक्चुअली दीज पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज मीन्स। ठीक है, एनीलिंग मतलब रीएसोसिएशन हो रही है कब, जब वो पर्टिकुलर सब्सटेंस जिसकी वजह से डीएनए डीनेचर हो गया उसे हम रिमूव कर देंगे तब। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड विद इन द डीएनए स्ट्रक्चर और द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसके बाद इस चैप्टर में देखो वी हैव कम टू एन एंड ऑफ द चैप्टर, और अभी भी बोल रही हूँ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू दैट, डू फॉलो द फेसबुक पेज ऑल्सो ऑफ द चैनल सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस। एंड यस, आई एम प्रोवाइडिंग यू विद द नोट्स ऑल्सो, बट फॉर दैट यू हैव टू राइट मी इन द कॉमेंट सेक्शन। चैप्टर का लास्ट लेक्चर बचा है अब नेक्स्ट, जिसमें मैं आपके साथ में टाइप्स ऑफ आरएनए का छोटा सा पोर्शन डिस्कस करूंगी। एंड दैट्स ऑल, वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, राइट? So I'll meet you in the next class with the last lecture of this particular topic, that is on the biomolecules. Till then, have a good day all of you. Stay safe. Bye bye. Thank you.